नमस्कार, केजे सर के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस के बारे में। दरअसल खास तौर से उन बिगिनर्स के लिए जो कि यूपीएससी की अभी तैयारी शुरू किए हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं या जो कि शुरू करने वाले हैं। दरअसल न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा एक रोल होता है प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक और उसमें दुनिया भर की जानकारियाँ होती है, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड अफेयर्स, हर तरह की इन्फॉर्मेशंस होती है, पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्ट, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स। तो इसको हम कैसे जो है सो टैकल करें न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। लेकिन कम से कम समय में हम क्या ऐसी चीज़ है न्यूज़पेपर से जो ले सकते हैं और जो कि एग्ज़ाम्स में यूपीएससी में ख़ास तौर से प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है। तो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज 5 जनवरी 2026 है और आज मेरे पास मैं बेंगलुरु एडिशन का द हिंदू पेपर है। अलग-अलग एडिशंस अलग-अलग शहर के होते हैं और वहाँ की अपनी कुछ खास जो रीजनल न्यूज़ है, वो होती है, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल। जैसे-जैसे हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आप सब समझेंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी कैम्प्स द गेम चेंजर इन द माओइस्ट फाइट। दरअसल इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर जो है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया उससे जुड़ा हुआ यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आता है और ये उससे जुड़ा हुआ है। ये तो हम समझ गए। अब इसको पढ़ना कैसे है? न्यूज़पेपर को जैसे हमने उठाया ऐसे हाथ में लिया और हमने देखा कि किस तरह की न्यूज़ खासतौर से उसके जो हेडलाइंस है हम पहले उसको पढ़ेंगे और धीरे-धीरे हमें पता चल जाएगा कि दरअसल ये हमारे लिए ज़रूरी है और ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हेडलाइंस पढ़ के कैसे हम समझेंगे? तो जैसे हमने कहा कि जो सिलेबस है, अगर हम थोड़ा बहुत भी उसके बारे में जानते हैं, तो हम समझ जाएँगे। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, कोई ऐसा प्लेसेस है जो कि न्यूज़ में है या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि न्यूज़ में रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन्स इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे ही न्यूज़पेपर में आएगी तो वो हमारे काम की होगी। हमें उसको पढ़ना है। तो धीरे-धीरे हम इसको और भी ज़्यादा विस्तार से समझेंगे जैसे कि आज के जो द हिंदू बेंगलुरु एडिशन में है कि किस तरह से 2010 से लेकर के चूँकि आपको एक मेंस की प्रॉपर तैयारी भी हो जाएगी इसको करने से। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है 2010 में वो 100 और 26 90 में 1990 में पूरे देश में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उससे जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 126 थे। मनमोहन सरकार के समय हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि भारत में 12 राज्य और लगभग 144 डिस्ट्रिक्ट में ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैल चुका है। तो जो डेटा हमारे पास में हम अगर वो दें तो 126 90 1990 में LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे जो कि आज के समय में यानी कि 2025 में 11 रह गया। इसमें बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा ये 3 जिले छत्तीसगढ़ के हैं जो कि अभी सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इसका प्रभाव काफ़ी कम हो गया है और यहाँ पर मैं जाने से पहले ये सब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आंध्र प्रदेश से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में पुलिस का प्रेशर बढ़ा, इसकी वजह से वे छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गए और छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य फॉरेस्ट है, वहाँ से इन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया 1990 से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, वो कई सारे स्टेट से शेयर होता है और वो डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज है, जहाँ पर में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया माओइस्ट को वहाँ से ऑपरेट करने का। आंध्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जो कि यहाँ से दंडकारण्य फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। तो मूवमेंट इनका जो है सो हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह इस फॉरेस्ट में अलग-अलग स्टेट्स में होता रहा है। अब जो गेम चेंजर है वो सबसे बड़ी बात क्या है कि किस तरह से शुरू-शुरू में उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया वहाँ पे। जिसमें कि जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर में ऑलरेडी दे वर एक्सप्लॉइटेड, सरकार वहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी, वहाँ पर में कोई विकास हो नहीं पाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, स्कूल, सड़क, रोड्स, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी और इस वजह से यहाँ पे माओवादियों को यहाँ से ऑपरेट करना ईज़ी हुआ क्योंकि वो ईज़िली ट्राइबल्स को कन्विंस कर देते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट या मिलिट्री का जो भी प्रेजेंस है, उनके खिलाफ उनको भड़काते रहते थे। समय के साथ-साथ सरकार ने जो है सो
काफी रिमोट एरियाज में, ऐसे लोकेशंस में जहां पर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो होल्ड है, वहां पर में उन्होंने अपना सिक्योरिटी कैंप स्टैब्लिश किया। इसके लिए काफी कुर्बानियां भी देनी पड़ी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन इसका धीरे धीरे पॉजिटिव इफेक्ट दिखने लगे। और आज ऐसे ज्यादातर जगह पर में जो कि कभी एक स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था माओवादियों का, वहां पर में हमारा सिक्योरिटी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है। इसकी वजह से वहाँ के जो लोकल जो ट्राइबल्स हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और अब वो जानने लग गए हैं कि किस तरह से माओवादियों ने उनको एक्सप्लॉइट किया है, उनको ठगा है, और उनके असली हितैषी सरकार ही है। सरकार ने भी सड़कें, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के अवसर, इन चीजों को बढ़ाना शुरू किया है। माओवादी के बड़े बड़े लीडर्स मारे जा रहे हैं या वे सरेंडर कर रहे हैं। इससे भी ट्राइबल इसके ऊपर में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और अब धीरे धीरे वे माओवादियों से दूर हो रहे हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें दो और एक्ट के बारे में बात किया गया है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इन दोनों एक्ट को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है बाय द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिससे कि उनके जो भी अधिकार है वो आपस में सेफ रहे और सुरक्षित रहे। ये बहुत ही आवश्यक है। तो हमने जैसे कि इस पॉइंट्स को लिया, हाईलाइट किया, इसमें कई सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो मेंस में जब एनालाइज करना होता है हमें चीजों को, तो हमें पॉजिटिवली उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो उसको ऐसे ही लिखना है कि सबसे पहले जो उसके क्या कॉजेज रहे हैं माओवादियों के एक्टिव होने के, दूसरा जो सरकार के द्वारा जो लिए गए स्टेप्स हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच हमारा होना चाहिए मेंस के पेपर को टैकल करने के लिए। इसके अलावा एक जो दूसरा इसमें न्यूज है, इंडिया लूजेज 0.4% ऑफ इट्स जीडीपी एवरी ईयर टू नेचुरल डिजास्टर्स। ये बात सही है कि भारत अभी 16 से 17 बिलियन डॉलर वर्थ का हम लूज कर रहे हैं हर साल बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत जो है सो काफी फ्लड प्रोन, बहुत सारे एरियाज है भारत में जो कि फ्लड प्रोन है, स्टॉर्म्स और फिर साइक्लोन्स भी आते रहते हैं। ये बहुत बड़ा जो इशू माना गया है भारत में। जो क्लाइमेट जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से भी जो है सो जो वेदर की जो इंक्लीमेंसी है, जो एराटिक वेदर है, फ्लड जो है सो की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ऐसे एरियाज में भी फ्लड आ रहे हैं जहाँ पे पहले कभी फ्लड नहीं आता था। तो इसकी वजह से हैवी लॉस एग्रीकल्चरल का खास तौर से हो रहा है, जो कि हमारे इकोनॉमी का, जो हमारे बहुत बड़े जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जीविका का एक बहुत बड़ा साधन है, जो कि इससे हीट अप हो रहा है। एशियाज क्लाइमेट बिल इज राइजिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको ऐसे फोकस करते हैं और थोड़े से पॉइंट्स हम इसमें से निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ये एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट से जो जुड़ा हुआ हमारा पेपर है, जो क्वेश्चन है उसमें हमें काफी हेल्प करेगा। तो हमारे पास में डेटा भी बिल्डअप हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है डे बाय डे। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़ते हैं, तो इसके अलावा हम जैसे बात करेंगे वेनेजुएला क्राइसिस का क्या भारत पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये डायरेक्ट भले ही क्वेश्चन ना आए, लेकिन इससे मिला जुला क्वेश्चन तो आते ही है। जैसे कि अभी भारत 255.3 मिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल वेनेजुएला से। जाहिर सी बात है, टोटल जो इंपोर्ट है हमारा वेनेजुएला से 0.3%, हमारा टोटल इंपोर्ट जो है ऑयल का, उसमें 0.3% रोल है वेनेजुएला से जो हम तेल आयात करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये नेग्लिजिबल है। ऐसा इसलिए भी है कि भारत पहले कभी काफी ज्यादा तेल वेनेजुएला से खरीदता था, लेकिन अमेरिकन सैंक्शन की वजह से हमने इसको एबंडन कर दिया। इसके अलावा ओपेक मेंबर में जो वेनेजुएला है, वो टोटल ओपेक मेंबर का 3.5% ही टोटल ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, जो ग्लोबल सप्लाई का केवल 1% है। अब ऐसा क्यों है कि वेनेजुएला 17% ऑयल रिजर्व होने के बाद भी केवल 1% ग्लोबल ऑयल का सप्लाई करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके वेनेजुएला के पास जो ऑयल है और जो इसका ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर और जो कंडीशन है, जो लोकेशन है, वहाँ के लिए काफी जो अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए वेनेजुएला को ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको रिफाइन और प्रोसेस करने के लिए, फिर उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक सेटबैक हो जा रहा है। ज्यादातर कंट्री के पास में इस तरह के अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं, जैसे कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस और रिफाइन करके वो एक्सपोर्ट कर सके। वेनेजुएला भी इसमें से एक है। जाहिर सी बात है कि वेनेजुएला का अपना जो इंटरनल जो कंडीशन है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।
तो ये एक पॉइंट हमारे पास में आ गया कि हमने एक डेटा भी देख लिया कि भारत कितना इंपोर्ट कर रहा है और भारत की जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो वेनेजुएला पर में उस तरह से नहीं है जिससे कि भारत को जो मौजूदा अभी जो हालात हैं उसमें कोई भी खतरा झेलना पड़े। अब अगर हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज है वो है न्यू सीड्स। भारत सरकार ने 184 हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज ऑफ 25 क्रॉप्स जो कि फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, क्लाइमेट से लड़ाई कर सकता है, सॉइल सैलिनिटी, ड्राउट और दूसरे बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस को रिस्पॉन्ड कर सकता है। ऐसे सीड्स को भारत सरकार ने अनवेल किया है संडे को, यानी कि 4 जनवरी 2026 को। इसमें ICAR, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो शामिल है न्यू वैरायटीज को डेवलप करने में। ICAR, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, वेरियस यूनिवर्सिटीज, 122 सीरियल्स, 6 पल्सेस, 13 ऑयल सीड्स, 11 फॉडर क्रॉप्स, 6 शुगर केन वेराइटीज और 24 कॉटन, जिसमें कि BT कॉटन भी शामिल है, एक जूट और एक टोबैको सीड्स को लॉन्च किया गया है। भारत, इसी में एक और भी बाकी चर्चा है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश बन चुका है। द लार्जेस्ट इंडियाज राइस प्रोडक्शन हैज रिच्ड 150 मिलियन टन्स और चीन जो है 145 मिलियन टन्स के साथ दूसरे स्थान पे। इससे न केवल भारत की अपनी जो फूड सिक्योरिटी है वो स्ट्रांग होगी, इसके अलावा हम एक बहुत बड़े मेजर राइस सप्लायर हैं पूरी दुनिया को। जाहिर सी बात है कि भारत अपने साथ साथ पूरी दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये एक वेलकम स्टेप्स है। इसके नेगेटिव पॉजिटिव पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो अगर ये डेटाज और कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है तो हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं।